एसी में सोने वाली बहू को मिला आंगन में सोने वाला ससुराल। बता ना तारा, इसमें से कौन सी ड्रेस मैं अपने हनीमून के लिए रखूं? ये वाली या ये वाली? मुझे तो ये दोनों ही काफी अच्छी लग रही हैं। हाँ यार, मुझे भी दोनों अच्छी ही लग रही हैं, तो दोनों रख ले। वैसे एक बात बता ईशा, शादी की इतनी भी क्या जल्दी थी जो तू गर्मी में शादी कर रही है हनीमून के लिए? फिर भी तुम बाहर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट नाइट का क्या होगा? इतनी गर्मी में कोई फर्स्ट नाइट कैसे बना सकता है? अरे पागल, मेरा ससुराल कौन सा गांव के अंदर है जो गर्मी में मैं परेशान हो जाऊंगी? शहर में ही है मेरा ससुराल, और मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल में भी तो एसी लगा होगा ना। हाँ, ये बात भी सही है। चल अब मुझे जल्दी से अपना शादी का लहंगा दिखा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तेरा लहंगा देखने के लिए। मुश्किल से ईशा की शादी को सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। बीतते दिनों के साथ साथ ईशा को अपनी शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। समय गुजरता है और आखिरकार ईशा की शादी हो जाती है। शादी कर ईशा जब अपने ससुराल में आती है। मेरा ससुराल तो काफी ज्यादा बड़ा है। मेरे घर में 2 हॉल को मिलाकर इनका 1 हॉल बनेगा। काफी अच्छे घर में आई है ईशा तू। लेकिन ये क्या, यहाँ हॉल में तो कहीं भी एसी नहीं है। इतना बड़ा हॉल है, कम से कम 2 एसी तो होने ही चाहिए थे। अपने ससुराल के हॉल में एसी न लगा देख ईशा इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी मुंह दिखाई के लिए औरतें आ जाती हैं। काफी देर तक मुंह दिखाई की रस्म चलने के बाद जब ईशा अपने कमरे में जाती है। ये क्या मनोज, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं लगा? बाहर हॉल में भी एसी नहीं है और कमरे में भी एसी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कूलर और पंखा है। ईशा, हमारे पूरे घर में भी कहीं एसी नहीं है। अब हम पंखे और कूलर में ही गुजारा करते हैं। एसी लगवाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बिल भरना काफी मुश्किल है। 5-6 हजार तो सिर्फ एसी का ही बिल आ जाता है, और हम ठहरे मिडिल क्लास लोग कहां से लाएंगे हर महीने इतना पैसा? अब मैं क्या करूं? मुझे तो बिना एसी के रहने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने ससुराल की प्रॉब्लम को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? कोई बात नहीं ईशा, कूलर जिंदाबाद। थोड़ी देर में रात हो जाती है। ईशा कपड़े बदलकर जैसी सोने की तैयारी कर रही होती है कि तभी ईशा के सास कमरे में आती है। ईशा बहू, अपना तकिया चादर लेकर आंगन में आ जाओ, और हाँ, आने से पहले सारी लाइट पंखे अच्छे से बंद करके आना। आंगन में? लेकिन क्यों माँ जी, कुछ है क्या आंगन में आज? अरे बहू, वो क्या है ना, हम पूरे परिवार की आदत है, गर्मी हो या सर्दी सोते तो हम लोग आंगन में ही है। लेकिन माँ जी, मैं आंगन में कैसे सो सकती हूँ? मेरा मतलब आज तो हमारी हिचकिचा मत, जानती हूँ सुहाग रात है। सुहाग रात का क्या है, रात में नहीं बनी तो दिन में बना लेना। जरूरी थोड़ी ना है हमेशा सुहाग रात बनाओ, कभी सुहाग दिन भी बना लेना। बहू, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, अब जल्दी से आ जा। ईशा इससे पहले कभी आंगन में नहीं सोई थी, तो वहीं अपनी सुहाग रात के दिन आंगन में सोने की बात ईशा को काफी अजीब लगती है। ईशा अपना तकिया बिस्तर लेकर बाहर आंगन में आ जाती है, और अब सब खाट बिछाकर आराम से सो जाते हैं। तो वहीं ईशा की गर्मी से हालत खराब होने लगती है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है बाहर आंगन में। सोचा था अपने एसी वाले ससुराल में आराम करूंगी, एसी ना सही तो कम से कम कूलर ही चल जाता, लेकिन यहाँ तो माँ जी ने मुझे आंगन में लाकर सुला दिया। ईशा सारी रात ठीक से सो नहीं पाती। तो वहीं अगले दिन घर के सारे काम खत्म कर ईशा अपने कमरे में जाती है और पंखा कूलर चलाकर बैठ जाती है। रात में तो ठीक से सो नहीं पाई, कम से कम दिन में ही सो लेती हूँ। ईशा सोने ही जा रही थी कि तभी ईशा की सास कमरे में आती है और कूलर पंखा चलता देख। ये क्या बहू, कूलर पंखा लाइट सब चला रखा है तूने? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो तोड़ कर दे दिए बिजली वाले को। जानती है ना गर्मी में बिजली का बिल कितना आता है। लेकिन माँ जी, अगर गर्मी में पंखा कूलर नहीं चलेगा तो कब चलेगा? रात भर मैं ठीक से आंगन में सो भी नहीं पाई हूँ। अरे बहू, तू भी ना, दिन में तो इतनी रोशनी होती है तो लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है, और दिन में कूलर चलाएगी तो बाहर से गर्म हवा ही आएगी अंदर। एक काम कर, तू पंखा चला ले, पंखे में भी अच्छी खासी नींद आ जाएगी तुझे। अपनी सास के कहने पर बेचारी ईशा लाइट और कूलर बंद कर देती है और पंखे की हवा में सोने की कोशिश करती है। ईशा को सोए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी सुमन बाहर आंगन में जाकर घर की एमसी गिरा देती है। ये क्या, ये बिजली कैसे चली गई? अरे बहू, हमारे एरिया में गर्मी में अक्सर लाइट चली जाती है। चल, अब उठ गई है तो तू भी जाकर खाना बना ले, और हाँ, गैस पर मत बनाना खाना, बड़ा दिन हो गया है। चूल्हे पर बना हुआ खाना खाएंगे, आंगन में चूल्हा बना हुआ है तो तू उस पर ही खाना बना ले।
24 घंटे एसी में रहने वाली ईशा की हालत अपने ससुराल में 2 दिन में ही खराब हो जाती है। ईशा गर्मी में बैठकर आंगन में चूल्हे पर खाना बनाई जा रही थी कि तभी ईशा की नजर आंगन में लगे मेन स्विच पर जाती है जो बंद था। ईशा जैसे ही उसे ऑन करती है तो घर की बिजली आ जाती है। ये देख ईशा समझ जाती है कि यह सब जानबूझकर उसकी सास ने ही किया है। लगता है मेरी सास काफी कंजूस है। कंजूस से कंजूस लोग देखे हैं लेकिन मेरी सास जैसा कोई नहीं है। सुमन की बिजली बचाने की कंजूसी के चलते ईशा काफी ज्यादा परेशान होती थी। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये मच्छर। जितना शरीर में खून नहीं है उससे ज्यादा तो इन मच्छरों ने पी लिया है। बिना एसी के आंगन में सोने की वजह से ईशा कई दिनों से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही थी। रात भर अगर ईशा गर्मी और मच्छर से परेशान रहती तो वहीं जब सुबह उठती तो कई बार उसकी खाट के आसपास गाय गोबर करके चली जाती, जिसकी बदबू से ईशा काफी परेशान होती। आखिरकार कब तक चलता रहेगा? ये कितना बर्दाश्त करूं मैं? पहले गर्मी और अब ये गोबर की बदबू। ईशा की सास भी दिन में बिजली बचाने के चक्कर में बार बार घर का मेन स्विच को ऑफ कर देती। न रात में चैन है न दिन को सुकून। इस कंजूस सास से तो भगवान किसी को सास ही ना दे। ईशा अब इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब वो अपने सास से भी झगड़ा करना शुरू कर देती है। इतने भी आग के गोले नहीं बरस रहे हैं जो तू इतना परेशान हो रही है। अरे हम भी तो रहते हैं। और नहीं तो क्या भाभी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और इतना ही कूलर पंखे में रहने का शौक है तो बिजली का बिल अपने घर वालों से कहकर भरवा दिया करें। तो भरवा दूंगी। मेरे घर वाले कंजूस नहीं है जो बिजली का बिल न भर सके। अच्छा, तो अब तू अपने घर वालों की नजरों में ये दिखाना चाहती है कि तेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा गए गुजरे हैं। ऐसे ही कई दिन और गुजर जाते हैं। ईशा को सुबह तकरीबन 4 बजे नींद लगती है। बेचारी को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक कबूतर ईशा के ऊपर बीट करके चला जाता है, जिससे ईशा को काफी गुस्सा होता है। अब बस बहुत हुआ। आज तो मैं मनोज से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। आखिरकार कब तक यही सब मैं सहती रहूंगी। बिना एसी के आंगन में सो सोकर ईशा काफी परेशान हो गई थी, इसलिए अब वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। लेकिन मनोज भी बहाने बनाकर वहां से चला जाता है और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। आज भी जब ईशा रात में आंगन में सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एक पागल गाय जाकर ईशा को सींग मार देती है, जिससे ईशा को काफी गहरी चोट आई और अगले दिन ईशा के माता पिता उससे मिलने के लिए ससुराल आते हैं। ईशा बेटा, तुझे गाय ने सींग कैसे मारा? तू तो घर में ही रहती है ना। माँ, पापा, अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। ईशा न चाहते हुए भी अपने माता पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता को काफी गुस्सा आता है और अब वो ईशा के सास ससुर के पास जाते हैं। बहन जी, इतनी कंजूसी भी करना ठीक नहीं है। मैंने आपको बेटी दी है, कोई बकरी नहीं दी है। अगर उसको ज्यादा चोट लग जाती तो फिर आप क्या करते? आप तो अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लेकर आते, लेकिन हमारी बेटी का क्या होता? बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ईशा भी मेरी बेटी जैसी ही है। बेटी होना और बेटी मानना दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है बहन जी, समझिए आप। हम ले जा रहे हैं अपनी बेटी को यहाँ से। अब हम उसे इस तरह और परेशानी में नहीं देख सकते। या तो आप उसके कमरे में एसी लगाइए और अपनी कंजूसी छोड़िए, या तो हम लेकर चले अपनी बेटी को। ईशा के माता पिता को यूं ईशा को ले जाता देख मनोज उन्हें रोकने लगता है। रुक जाइए आप लोग, ईशा कहीं नहीं जाएगी। अपनी माँ की कंजूसी के चलते मैं भी अब इतना कंजूस बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। ईशा, तुम्हें अब तक यहाँ जितनी भी परेशानी हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम अब आंगन में सोओगी। तुम दिन में जितना चाहो उतना कूलर पंखा चला सकती हो और मैं जल्दी कमरे में एसी लगवाने की भी कोशिश करूंगा। अपने पति की बात सुनकर ईशा अपने माता पिता को समझाकर भेज देती है, जिसके बाद अब मनोज के कहने पर ईशा पूरा दिन कूलर पंखा चलाती तो वहीं उसकी सास भी अब उसे रोकना टोकना छोड़ देती है। जल्दी मनोज पैसे जोड़कर अपने कमरे में एसी भी लगवा देता है, तो वहीं ईशा अपने ससुराल के हालातों को देखते हुए कम से कम एसी का इस्तेमाल करती है। इस घर में तो ना दिन का चैन है ना रात का सुकून। छप्पर में भी इतने छेद हो गए हैं कि लगता ही नहीं है सर पर छत है। सारा दिन घर में धूप आती रहती है, घर में रहो या बाहर कोई अंतर नहीं है। अरे बहुओं, तुम्हारी बात हुई थी क्या शहर में? क्या रहा पैसों का? हाँ माँ जी, मैंने सुरेश जी से बात की थी, लेकिन वो बोले कि अभी शहर में भी काम बहुत मंदा है, कमरे का किराया भी नहीं निकलता, ऐसे में वो हमें पैसे नहीं भेज पाएंगे। जब परेशानियां आती हैं तो सारी एक साथ ही आकर पड़ जाती हैं। अब तो लगता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर अपने पांव से पायल उतार ली और चांदी की पायल वो अपनी बड़ी बहू कोमल को देकर बोली,
ये ले बहू, वैसे तो मैं इन पायलों को कभी ना बेचने को सोची हुई थी, क्योंकि ये तेरे बाबा की आखिरी निशानी है, लेकिन अब घर के ऐसे हालातों में मुझे ना चाहते हुए भी इसको बेचना पड़ेगा। इसे ले और इसे बेचकर घर का राशन ले आना। माँ जी, मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हम बहुओं में से अब किसी के भी पास सोने या चांदी का कुछ नहीं बचा। सब ऐसे ही घर की जरूरतों में खत्म हो गया, इसीलिए अब पेट की जरूरत के लिए करना पड़ेगा। कोमल ने ऐसे बोलकर सुमित्रा के हाथ से उसके पायल को ले लिया और तीनों बहुएं उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाने को निकल गई। सुमित्रा एक गरीब औरत थी जिसकी 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं के पति बाहर शहर में काम करते थे, लेकिन अब शहर में भी काम बहुत ज्यादा मंदा था, जिससे सुमित्रा के घर में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही थी। अभी तीनों बहुएं बाहर आई ही थीं कि तभी बड़ी बहू कोमल को कुछ याद आ गया। अरे नहीं, क्या हुआ कोमल भाभी? तारा, त्रिशा, आज तो हम बिल्कुल जामुन के पेड़ के बारे में भूल गए। गर्मी इतनी ज्यादा है, धूप ने हमारा ही दम सुखाया, बेचारे पेड़ की क्या हालत हो रही होगी। सही कहा, बेचारा पेड़। एक काम करेंगे, पहले पायल को बेचकर राशन खरीद लेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले पेड़ के पास चले जाएंगे। ठीक बोल रही हो भाभी, इस तरह एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाएंगे। तीनों बहुओं ने ऐसे ही प्लान बना लिया। बस फिर क्या था, ऐसे ही उन्होंने अपने अपने काम को भी किया। उन्होंने सबसे पहले पायल को बेचा, जिसके बाद वो सभी जरूरत का राशन लेकर पेड़ के पास जंगल में आ गई। देखते ही देखते ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है कि इस पर जामुन भी लगना शुरू हो गए। चलो बहनों, अब मिलकर इसकी जड़ों को पानी दे देते हैं। यहाँ पास में जो नदी का पानी आता था वो तो सूख गया है, अब नदी थोड़ा दूर है, चलिए उसी में से पानी ला लाकर इस पेड़ को देते हैं। त्रिशा की बात को सुनकर तीनों बहुएं साथ में नदी से पानी लेने को चली गईं। नदी काफी दूर थी और जंगल में शीशे की तरह धूप गहराई हुई थी। ऐसे में नदी तक जाते जाते उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथों में पानी लिए वो तीनों ही प्यास से बेचैन होते हुए पेड़ के पास आई। हाँ, भाभी, बहुत जोरों से मुझे भी प्यास लगी है और इस धूप ने तो सारा ग्लूकोज ही मानो शरीर से खींच लिया। अब गर्मी हो रही है तो ऐसे तो होगा ही। पहले हम इस पेड़ को पानी दे देते हैं, उसके बाद हम भी पानी पी लेंगे। कोमल ने जैसे बोला सारी बहुओं ने वैसे ही किया। उन्होंने अपने हाथों में पानी भर भर कर लाकर पेड़ को दिया और उसके बाद अपनी प्यास बुझाकर वो पेड़ के नीचे आकर बैठ गईं और वहीं थोड़ा सा दम लेने लगीं। तारा, त्रिशा, हमारे हालात कब इस गरीबी से उभरेंगे? ना हमें खाने की बेफिक्री है, ना ही अच्छा घर है। एक तरफ अमीर हैं जो गर्मी को ठंडे ठंडे ड्रिंक्स वगैरह के सहारे काटते हैं, लेकिन एक जरा हमें देखो, हमें इतना भी नहीं है कि हम इस पेड़ को पानी देने को कोई बर्तन ही खरीद लें। हर चीज बस पैसे से है। वैसे भाभी, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं जो कचरे के ढेर में गुजारा करते हैं। अरे भाभी, जल्दी से घर चलो, माँ इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी हम पायल को बेचकर राशन लेने को निकले थे। त्रिशा की बात को सुनकर दोनों बहुएं भी उठ गईं और अभी उन्होंने पेड़ की तरफ से रुख मोड़ा ही था कि तभी पेड़ तेज रोशनी में चमका। ये क्या था भाभी? मुझे लगा जैसे कि पेड़ तेजी से चमका हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। त्रिशा की बात सुनकर तारा ने भी उस चमक को नजरअंदाज कर दिया और तीनों बहुएं अपने घर राशन लेकर पहुंची। घर जाकर उन्होंने खाना बनाया और बाकी घर के कामों को निपटाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी तीनों बहुएं जंगल के जामुन के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थीं। रोजाना इस उम्मीद से आंखें खुलती हैं कि हो सकता है कि आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हर रोज एक जैसे ही कटते हैं। तन पर पहने हुए कपड़े भी अब तो गलने लग गए हैं। हाँ, लेकिन अपनी किस्मत को ऐसे रोने से भी क्या ही होगा भाभी। चलो, पेड़ को पानी दे दिया, अब हम घर चलते हैं। तारा के बोलने पर बाकी की दोनों बहुएं भी अपनी जगह पर से उठ गईं कि तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां सरसराहट करने लगी। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों हिल रहा है? क्या इस पर कोई चुड़ैल वुड़ैल है क्या? भागो! तीनों बहुएं भागने ही वाली थीं कि तभी पेड़ की जटाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर पेड़ इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, पलट कर देखो। कौन बोला? पेड़? तीनों बहू जैसे ही पलटी तो वो पेड़ को देखकर चौंक पड़ी। पेड़ के इंसानों की तरह आंख, नाक और मुंह सब बने हुए थे। ऐसे में तीनों बहुएं डरी हुई थीं कि तभी पेड़ बोला, तुम तीनों तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने को आया हूँ। तुमने जब मैं छोटा सा था तब से ही मुझे पानी दिया और सूखने से बचाया। मैं कभी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी है,
मैंने सुना है कि तुम अपनी जिंदगी से कितनी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ ने ऐसे बोलकर अपनी बराबर में मुंह घुमाया और एक जोरदार फूंक से आसपास के जंगल को साफ कर दिया। फिर उसने उस साफ जगह पर अपनी शाखा पर से एक जामुन को गिराया, जिसका आकार देखते ही देखते बड़ा हो गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक घर के बराबर का हो गया और उसमें खिड़की दरवाजे वगैरह भी एक घर की ही तरह खुल गई। कैसा लगा तुम्हें ये घर? लो, मैं तुम्हें एक और तोहफा दूंगा। पेड़ ने ऐसे बोलकर तीनों बहुओं पर भी फूंक मारी, जिससे उनकी साड़ियां भी जामुन की साड़ियों में बदल गईं। उन्होंने पत्तों की साड़ियां और उनके ऊपर कहीं कहीं जामुन की साड़ी पहनी हुई थी। वाह, जामुन घर और जामुन की साड़ी। प्यारे पेड़, क्या ये तुमने हमें तोहफे के रूप में दिया है? हाँ, ये मेरी सेवा करने का इनाम है। अब तुम सभी अंदर जाओ। पेड़ की बात को सुनकर बहुएं घर के अंदर गईं। अंदर से जामुन घर और भी ज्यादा सुंदर था। उसमें सामान भी था जो कि पूरा जामुन से ही बना हुआ था। अरे वाह, जामुन का बेड, जामुन की चादर और पूरा जामुन का कमरा, जामुन की सीढ़ियां और जामुन का सोफा। ये तो परियों की दुनिया लग रही है। अरे वाह, जामुन का फ्रिज। अरे नहीं, ये तो खाली है। काश कि इसमें जामुन शेक मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कोमल ने ऐसे बोला ही था कि तभी फ्रिज के अंदर जामुन का शेक आ गया। ये देखकर कोमल चौंक गई। वहीं त्रिशा ने भी ये सब देख लिया था, जिसके बाद वो भी फ्रिज के पास आई और बोली, मुझे जामुन का केक खाना है। मुझे जामुन का केक मिलेगा? त्रिशा के बोलने पर जामुन का केक फ्रिज में आ गया और बहुओं ने उसे शौक से खाया। अब वो समझ गईं कि उनका ये घर पेड़ की तरह ही जादुई है। ऐसे ही उन्होंने जामुन वाला कूलर चलाया तो उसमें हवा के साथ साथ जामुन की भी स्मेल आने लगी। ऐसे ही कुछ देर घर में काटने के बाद तीनों बहुएं बाहर आईं और तो फिर बताओ, कैसा लगा तुम्हें अपना ये जामुन का घर? बहुत अच्छा है तुम्हारा, शुक्रिया पेड़। मुझे खुशी हुई जो तुम्हें सब कुछ पसंद आ गया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं पहले जैसा ही बनने वाला हूँ। हो सकता है अब हमारी कभी भी बात ना हो, लेकिन तुम मेरे पास आती रहा करना। मेरा ऐसे ही ख्याल रखना। अलविदा। पेड़ ऐसे बोलकर पहले की ही तरह ही चमका और उसके अंदर से जादुई शक्ति निकल गई। पेड़ के नॉर्मल होने के बाद तीनों बहुएं अपने पुराने घर आईं और अपनी सास को भी वो अपने जामुन के घर में ही ले आईं। वाह बहुओं, ये घर तो बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, इसके बारे में अपने पतियों को भी बता दो। शहर में तो काम नहीं है, यहीं आकर इसी से वो कुछ कर लेंगे। सुमित्रा ने जैसे बोला वैसे ही बहुओं ने किया। उन्होंने इस घर के बारे में अपने पतियों को भी बताया, जिसके बाद उनके पति ये खबर सुनते ही भागे चले आए और जामुन का जादुई घर देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का इनाम मिला है। चलो इस घर में पार्टी करते हैं। पतियों के आने के बाद तीनों बहुओं ने पार्टी की, जिसमें उन्होंने जामुन के घर से ही पकवान मांगे। अब तीनों बहुओं के पति जामुन से बनी चीजें ही बेचकर पैसा कमाने लग गए थे और अब उनके हालात भी सुधर गए थे और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।